वेलकम टू स्टडी पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे वाई जापान इज़ अ रिच कंट्री, कि जापान अगर आज अमीर कंट्री है तो वो अमीर कंट्री क्यों है। जापान दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना अमीर है। आज की इस वीडियो में जो हमारा पर्सपेक्टिव होगा वो रैशनल चॉइस पर्सपेक्टिव होगा, यानी हम रैशनल चॉइस पर्सपेक्टिव से इस बात को प्रूफ करेंगे कि जापान कैसे एक अमीर कंट्री है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ रैशनल चॉइस पर्सपेक्टिव, इसको हम इन शॉर्ट देखेंगे क्योंकि इस पर मेरी डिटेल से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक गुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग स्टेट एंड कॉलोनियलिज्म, वाई लीडर्स फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट, इसको हम देखेंगे कि कैसे ये इस बात को कंट्रीब्यूट करते हैं, इस बात को प्रूफ करते हैं कि वाई जापान इज़ अ रिच कंट्री। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन शॉर्ट हम देखते हैं कि रैशनल चॉइस पर्सपेक्टिव क्या है। तो रैशनल चॉइस पर्सपेक्टिव में जो यूनिट ऑफ एनालिसिस होता है वो इंडिविजुअल होता है, ठीक है। यानी ये इंडिविजुअल्स पर फोकस करते हैं कि हर इंडिविजुअल अपना डिसीजन लेता है, वो इंडिपेंडेंट आज़ाद होता है, वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ैसला ले सकता है। अब रैशनल चॉइस थ्योरी का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट क्या है कि जो ह्यूमन नेचर है, जो इंडिविजुअल है, वो सेल्फ इंटरेस्टेड है, यानी वो खुद गर्ज़ है और हमेशा वो वाला काम करता है जिसमें उसे फ़ायदा होता है और वो काम कभी नहीं करता जिसमें उसे नुकसान होता है। इंडिविजुअल क्या करता है कि हमेशा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है, अगेन वही बात कि जिसमें फ़ायदा वो करेगा, जिसमें नुकसान है वो काम वो नहीं करेगा। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन ये भी इसी में आता है कि हर शख्स का एक स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट होता है। जिस तरह मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरा एक स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मेरा इसमें जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो क्या है कि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, ज़्यादा मेरे व्यूज़ हों, ठीक है। तो इस तरह मैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करूँगा कि किस तरह की वीडियो बने, किस तरह की ना बने, यानी इस तरह की सारी इंसान सोच विचार करके हमेशा एक कंक्लूजन पर आता है और वो कंक्लूजन हमेशा उस इंसान के सेल्फ इंटरेस्ट में होती है, उसके मुफाद में होती है। तो ये रैशनल चॉइस थ्योरी का एक बुनियादी पर्सपेक्टिव है। इस पर ज़्यादा डिटेल से जानना चाहें तो मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ये कैसे ये एजम्पशन इस बात को प्रूफ करती हैं कि वाई जापान इज़ अ रिच कंट्री। तो आइए इसको आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो का जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो क्या है। तो इसका बेसिक आर्ग्यूमेंट दो है, यानी जो काजेज़ ऑफ रिचनेस हैं जापान के, या आप किसी भी इसे जो रिच कंट्री है दुनिया में उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट और दूसरा नंबर इंसेंटिव फॉर दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर। अब पहला क्या है कि स्ट्रॉन्ग स्टेट। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कि वाई पुअर कंट्रीज़ आर पुअर, तो उसमें हमने ये प्रूफ किया था कि जो गरीब कंट्रीज़ हैं वो गरीब बेसिकली इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो स्टेट है वो वीक है और इनइफेक्टिव है। तो सिमिलरली यहाँ पर बिल्कुल उल्टा आर्ग्यूमेंट है कि जो अमीर कंट्रीज़ हैं वो अमीर इसलिए हैं क्योंकि उनकी जो स्टेट है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग है और इफ़ेक्टिव है। अब स्ट्रॉन्ग स्टेट और इफ़ेक्टिव स्टेट का कैसे पता चलता है उसको हम देखते हैं फ्री राइडर प्रॉब्लम के ज़रिए। फ्री राइडर मसला क्या होता है कि जिस तरह मैंने पॉवर्टी वाली वीडियो में बताया था कि फ्री राइडर वो बंदा होता है जो चाहता है कि उसका हर काम मुफ्त में हो जाए, फ्री में हो जाए, ठीक है। यानी हुकूमत कोई भी काम करती है, हुकूमत स्कूल बनाती है, हुकूमत अस्पताल बनाती है, हुकूमत सड़कें बनाती है, तो वो आवाम के टैक्स से बनाती है। अब फ़र्ज़ करें एक बंदा जो कभी टैक्स नहीं देता लेकिन उसके बच्चे सरकारी स्कूल में मुफ्त तालीम हासिल करते हैं, इसी तरह सरकारी अस्पताल में वो मुफ्त जो सहूलियात है वो हासिल कर रहा है, इसी तरह जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो सड़कें हैं वो उसे इस्तेमाल कर रहा है, यानी हर वो काम, हर वो चीज़ वो यूज़ कर रहा है जो कि आवाम के टैक्स से बनाई गई, लेकिन वो उसने खुद कभी टैक्स नहीं दिया। तो ऐसे बंदे को हम कहते हैं फ्री राइडर। तो रैशनल चॉइस थ्योरी बेसिकली हमें ये कहती है कि फ्री राइडर होना एक रैशनल डिसीजन है कि आप पैसे भी नहीं देते, टैक्स भी नहीं देते, लेकिन बदले में आप एक सहूलत भी इस्तेमाल करते हैं। तो ज़ाहिर बात है आपके सेल्फ इंटरेस्ट में, आपके फ़ायदे में ऐसा काम होना। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर सारे फ्री राइडर हो जाएं तो ज़ाहिर बात है कोई भी टैक्स ना देगा, अगर कोई टैक्स नहीं देगा तो ऑटोमेटिकली जो स्टेट है वो वीक हो जाएगी। तो स्टेट वीक होगी तो वो कंट्री वीक होगा और वो गरीब होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जापान इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। ये कैसी है इसको भी हम आगे देखेंगे, ये एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है। तो स्ट्रॉन्ग स्टेट है और इसमें ये कैपेबिलिटी है कि ये फ्री राइडर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, यानी सारे फ्री राइडर ना हो, इसके लिए क्या होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स को या सारे के सारे जो फ्री राइडर बनना चाहते हैं उनको ये कंपेल कर सके कि वो कलेक्टिव एक्शन की तरफ आएँ, यानी सारे के सारे टैक्स पे करें ताकि हर बंदे की कंट्रीब्यूशन हो और जो पब्लिक गुड क्रिएट की जाए, यानी स्कूल है, अस्पताल है, सड़क है या कोई भी चीज़ है, तो उसमें सबका बराबर का हिस्सा हो, ठीक है। इसके ज़रिए जब हर बंदा टैक्स देगा तो हुकूमत के पास, गवर्नमेंट के पास भी ज़्यादा पैसे होंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे, लिहाजा वो आवाम के लिए ज़्यादा काम करेगी। नंबर 2, इंसेंटिव फॉर दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर।
हमने पीछे बुनियादी पर्सपेक्टिव पढ़ा रैशनल चॉइस थ्योरी का। जो बेसिक आर्गूमेंट है वो है सेल्फ इंटरेस्ट, कि हर इंडिविजुअल हमेशा वो काम करेगा जो उसके फ़ायदे में है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो इंडिविजुअल जिनके पास पॉलिटिकल पावर होती है, यानी हमारे एमएनए, हमारे एमपी है, या हमारे वज़ीर आज़म या जो भी हैं, तो ये बेसिकली इनके इंटरेस्ट में क्या है कि ये अवाम के लिए काम करें, यानी इनको अवाम का काम करके ऐसा क्या फ़ायदा मिलेगा कि ये अवाम का काम करें। तो ज़ाहिर बात है एक बुनियादी जो आज के दौर में डेमोक्रेसी के दौर में इनका सेल्फ़ इंटरेस्ट होता है वो री इलेक्शन होता है या अपनी पावर को मेंटेन करना होता है। तो पॉलिटिशियन का जो हमेशा एक सेल्फ़ इंटरेस्ट होता है वो यही होता है कि वो अपनी पावर को मेंटेन रख सके। अब मेंटेन कैसे रखेगा? वो लोगों के लिए काम करेगा, और लोगों के लिए जब काम करेगा तो दोबारा लोग उसको वोट देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो दोबारा अपनी पावर को रिटेन कर सकता है। अब वो लोगों के लिए काम करता है, लोग बदले में दोबारा उससे वोट देते हैं। इस बात को कौन इंश्योर करता है? अगेन इस बात को भी जो स्टेट है वो इंश्योर करती है। इसके अलावा स्टेट इन इंडिविजुअल्स को इंसेंटिव देती है, यानी हमारे अक्सर पॉलिटिशियन आप देखते हैं वो करप्शन करते हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल जो माशरा है, जो मुल्क है, उसको नुकसान होता है। तो आमतौर पर आपने सुना होगा कि जो सैलरीज़ हैं उसमें इजाफ़ा किया जाए, इस तरह की डिमांड्स की जाती हैं। तो इसका बेसिक मकसद यही होता है कि आप हर इंडिविजुअल को इतनी सैलरी दें कि वो 2 नंबर काम ही ना करे, ठीक है। अगर आप उसको कम सैलरी देंगे तो वो ऑटोमेटिकली 2 नंबर काम की तरफ आएगा। ज़्यादा सैलरी देंगे, ठीक है, उससे इंसेंटिव देंगे तो वो जराम पेशा काम की तरफ नहीं आएगा। तो ये काम भी बेसिकली स्टेट करती है। मैं इन शॉर्ट कर रहा हूँ कि स्टेट बेसिकली जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको इंसेंटिव देती है, उनको टैक्स की छूट दी जाती है, उनको ज़्यादा तनख्वाहें दी जाती हैं, उनको मुराद दी जाती हैं, ताकि वो करप्शन की तरफ ना आए और जो भी उनके पास पैसा है या जो अथॉरिटी है वो उससे लोगों के लिए इस्तेमाल करें। तो ये दो जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये हमें जापान में मिलती हैं, कि जापान के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो फ्री राइडर मसले को भी हल कर सकता है, और वो जो उनके पास पॉलिटिशियंस हैं उनको भी वो इंसेंटिव्स देते हैं। इसके बाद ये कुछ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, आप इसको देखिए कि पब्लिक गुड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि ये जो पब्लिक गुड और इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत का काम करना होता है कि वो इसको करे। तो जापान में आप देखिए कि डेवलप द बेसिस फॉर स्ट्रॉन्ग एंड सेंट्रलाइज्ड स्टेट इन प्री मॉडर्न इरा, यानी प्री मॉडर्न इरा से पहले ही, यानी सन 1800 से पहले ही इन्होंने जापान के अंदर एक स्ट्रॉन्ग स्टेट की बुनियाद रख दी। अब आप यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट रेल रोड टोक्यो टू योकोहामा 1870 से 1872 2000 माइल, यानी 2000 माइल की जो ट्रेन थी वो टोक्यो से योकोहामा रेल रोड वो 1870 और 72 में ही बन गया। और इंडिया को आप देखिए कि वो इस वक्त उसकी जो ग़ुलामी था उसका आगाज़ हो रहा था, यानी 1857 की जंग आज़ादी के बाद अगर आप काउंट करें। इसके अलावा 1866 में फ़र्स्ट स्टीम सर्विस योकोहामा एंड नागासाकी, 1866 में स्टीम सर्विस भी चल गई। 1893 में 4000 माइल टेलीग्राफ लाइन, ये 1893 में ये भी चल गई। इसके अलावा आयरन, स्टील, म्यूनिशन प्लांट्स, शिपयार्ड, टेक्सटाइल मिल, सीमेंट फैक्ट्री, इसके अलावा यानी ये सारी चीज़ें भी सन 1800 की सदी में ही ये सारा इन्होंने लगा लिया। तो अब कंपेयर करें ज़रा इसको इंडिया से, कि इंडिया 1857 में जंग आज़ादी लड़ा, उसके बाद मतलब फ़िक्स हो गया कि 100 साल वो डायरेक्ट ग़ुलामी में आ गया। दूसरी तरफ जापान एक ऐसा कंट्री है कि वो 1866 में स्टीम सर्विस चला रहा है, 1893 में टेलीग्राफ लाइन है, इसके अलावा ये फर्स्ट रेल रोड वो इसको चला रहा है। तो इससे खुद ही अंदाज़ा हो जाता है कि जो जापान की स्टेट थी उस दौर में, उसमें ये कैपेबिलिटी थी कि वो लोगों की फ़लाह के लिए काम कर सके। कैपेबिलिटी क्यों थी? क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज थे, और रिसोर्सेज ज़ाहिर बात है हुकूमत अपनी जेब से तो नहीं देती, ना हुकूमत के पास कोई जेब होती है, तो वो आवाम के टैक्स से ही लिया जाता है। तो ये जो सारे काम हुए ये लोगों के टैक्स से हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जापान की जो स्टेट थी उस दौर में उसके पास ये कैपेबिलिटी थी कि वो टैक्स कलेक्ट कर सके, फ्री राइडर मसले को हल कर सके, और आवाम की फ़लाह के लिए वो काम कर सके, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है इन सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया कि जब हम ग़ुलामी का हमारा आगाज़ हुआ तो ये तरक्कियाँ कर रहे थे। तो ज़ाहिर बात है फिर आज के दौर में तो इन्होंने दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी ही होना है, और क्या होगा ये। इसके अलावा टैक्सेशन एंड फाइनेंस सिस्टम, ये बात हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, ये सबसे बड़ी और अहम बात है। इसको मैं कल्चरल पर्सपेक्टिव से जब इस वीडियो को बयान करूँगा वहाँ पर भी वाज़ह करूँगा कि जापान ने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया। थर्ड ऑफ मेजी स्टेट एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी जितना भी मेजी इरा बोलते हैं जापान की तारीख़ में, ये एक इरा आता है मेजी इरा सन 1800 की सदी में।
तो यहाँ पर जो 5 बड़े लॉर्ड्स थे जापान के अंदर, उन्होंने पूरे जापान पर कंट्रोल किया और वहाँ से जापान की जो तरक्की थी उसका एक आगाज़ हुआ। तो इस मेजी दौर में जो टोटल स्टेट एक्सपेंडिचर था उसका सिर्फ जो थर्ड था वो एजुकेशन पर जाता था। तो जब आप एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़ाहिर बात है आप अपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब आप अपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल को वो आपको उसका बदला भी देते हैं, और फिर जो मुल्क होता है, वो कौम जो होती है, वो तरक्की करती है। तो यहाँ पर हमने वो सारी चीज़ें देखी जो जापान ने एज अ स्टेट लोगों के लिए की, ठीक है, और बाद में इनका फ़ायदा हुआ। इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद आता है कॉलोनियलिज़म, ठीक है। कॉलोनियलिज़म कहते हैं कि ये कैपिटलिज़म की एक्सट्रीम फॉर्म होती है। यानी जापान ने ये जो पीछे एक तरक्की का आगाज़ किया था, यहाँ से उन्होंने इंडस्ट्री लगाना शुरू कर दी, पैसा आना शुरू हुआ, तो इससे इन्होंने क्या किया कि अपने जो हमसाए थे उनको कॉलोनाइज़ करना शुरू कर दिया। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एंड मिलिट्री सब्जुगेटेड कोरिया एंड ताइवान। यानी जिस तरह इंडिया बरतानिया की कॉलोनी था, इसी तरह कोरिया और ताइवान, ठीक है, अब तो कोरिया डिवाइड हो चुका है कोल्ड वार की वजह से, तो ये दोनों जापान की कॉलोनी रह चुके हैं। तो ज़ाहिर बात है आज एक आर्ग्यूमेंट भी दिया जाता है, जिस तरह शशि थरूर ये एक आर्ग्यूमेंट देते हैं कि आज बरतानिया ने जितनी भी तरक्की की वो इंडिया का इस्तेसाल करके, इंडिया की एक्सप्लोइटेशन करके की। यानी इंडिया को सही तरह लूट के बरतानिया ने जो भी उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, जो भी उसमें एक सनती इनकलाब आया, जो भी हुआ, वो सारा का सारा इंडिया के एक्सप्लोइटेशन पर मबनी था। इसी तरह जब जापान ने कोरिया और ताइवान को अपनी कॉलोनी बनाया तो ज़ाहिर बात है इसने इनको भी एक्सप्लोइट किया, और यहाँ से जो सारा का सारा सरमाया था वो जापान अपने मुल्क में लेके गया, जिससे उनको ज़ाहिर बात है फ़ायदा हुआ, और यही रैशनल चॉइस थ्योरी का एक बुनियादी पर्सपेक्टिव है। इसके अलावा जब इनको कॉलोनी बनाया तो इम्पोज्ड कॉमन सेट ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, के जैसे जापान में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस थे वैसे ही कोरिया और ताइवान में लगा दिए। तो इसका नतीजा ये हुआ कि कोई भी अगर तरक्की कोरिया में या ताइवान में होती या थोड़ा बहुत काम वहाँ पर होता, तो चूँकि ये सारे के सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे ये आपस में जुड़े हुए थे और इनको कंट्रोल जापान कर रहा था, तो अल्टीमेटली फ़ायदा जापान को ही होता था। तो इस तरह कॉमन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लगाने से भी जापान को फ़ायदा हुआ। इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जापान ने कॉलोनियल जो सिस्टम था इसका ऐसा बनाया कि रिक्वायर्ड कैपिटलिस्ट टू कम टू स्टेट फॉर एनी इन्वेस्टमेंट, कि कहीं भी अगर कोरिया में, ताइवान में, जापान में किसी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई कारोबार करना है, तो वो ये नहीं है कि वो ज़ाती तौर पर ख़ुद से शुरू हो गया, बल्कि हुकूमत की तरफ से एक लाइसेंस मिलता, यानी वो बंदा हुकूमत के पास, स्टेट के पास आता, स्टेट उसे अलाउ करती कि ठीक है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपना कारोबार कर सकते हैं। तो ज़ाहिर बात है इस सूरत में फिर जो स्टेट होती है वो अपना कमीशन यानी अपना पैसा भी जो भी उसमें परसेंटेज होती है वो काटती है, तो इससे स्टेट को भी फ़ायदा होता है। तो अगेन ये बात इस बात को प्रूफ करती है कि जापान बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग स्टेट था, ठीक है। उसमें जब इंडस्ट्री और मिलिट्री इम्प्रूव हुई तो उसने दूसरों को कॉलोनी बनाया। कॉलोनी बनाने से तो फ़ायदा ही फ़ायदा होता है, क्या आपने लूटना होता है और दूसरा काम तो करना नहीं होता। इसके अलावा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऐसा बनाया कि किसी भी कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो स्टेट के पास आता। अगेन ये स्टेट की कैपेबिलिटी को, स्टेट की स्ट्रॉन्ग जो कैपेबिलिटी है उसको शो करता है कि किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो पहले स्टेट के पास आए, इसके बाद स्टेट उसको अलाउ करेगी कि ठीक है आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इससे भी जापान को फ़ायदा हुआ और जापान की जो रिचनेस थी उसमें इजाफा हुआ। इसको हम आगे देखते हैं। इसके बाद सबसे अहम सवाल आता है कि वाई लीडर्स फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट, कि जापान के लीडर्स को क्या बनी थी कि वो तरक्की की तरफ उनकी तवज्जो हुई कि वो क्यों जापान को डेवलप करें। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है नेशनल वल्नरेबिलिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि फ़ियर ऑफ डोमिनेशन और डिस्ट्रक्शन बाय आउटसाइड एनिमी, कि जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि सन 1800 में ही इन्होंने अपनी तरक्की का आगाज़ कर दिया था। तो उस दौर में जो वेस्टर्न पावर्स थी वो एशिया को कॉलोनी बना रही थी। इंडिया तो कॉलोनी बन गया था 1857 में, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी कंट्रीज़ थे वहाँ पर भी जो बरतानिया था उसका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। इसके अलावा बाकी जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो भी वेस्टर्न पावर्स के अंडर थे। तो इस सूरत में जापान ने अपने आप को एक वल्नरेबल कंट्री करार दिया कि उसको दूसरे कंट्री से बेसिकली ख़तरा है, ठीक है। फ़ियर ऑफ डोमिनेशन, कि अगर बरतानिया इंडिया को अपनी कॉलोनी बना सकता है तो जापान को भी बना सकता है, यानी अगर बरतानिया इंडिया तक आ गया तो जापान तक आने में उसे देर नहीं लगेगी। तो इससे क्या हुआ कि जो जापान के लीडर्स थे उनमें एक सेंस पैदा हुई, एक ख़तरे की घंटी उनके जहन में बजी कि भाई बरतानिया पहुँच चुका है या वेस्टर्न पावर्स यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, लिहाजा अगर हमने अपने कंट्री का दिफा पहले से ना किया तो हम
हम भी इनकी कॉलोनी बन जाएंगे और फिर हमारी भी एक्सप्लॉयटेशन होगी। तो ये जो फियर ऑफ डोमिनेशन था या डिस्ट्रक्शन बाय आउटसाइड एनिमी थी, इसने जो जापान के लीडर्स थे इसको इस बात पर आमादा किया कि वो अपनी रियासत के लिए, अपनी स्टेट के लिए, अपने लोगों के लिए काम करें, और यही काम फिर उन्होंने करना शुरू कर दिया जिस तरह पीछे हमने देखा है। इसके अलावा एक और वजह क्या होती है कि पावर टू रूल एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी लाइड इन नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कोई भी कंट्री आप ले लें, वहाँ पर कोई भी जो लीडर होता है उसकी जो पावर टू रूल एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होती है वो किस में होती है? नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फ़र्ज़ करें इमरान खान आज हुकूमत में है, वो इकोनॉमी को अच्छा नहीं करता, ठीक है, फ़र्ज़ करें इकोनॉमिक मिसाइल बढ़ते जाती हैं, जो डॉलर है वो महंगा होता जाता है, इन्फ्लेशन वो बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट वो बढ़ जाती है, तो कल को इमरान खान को वोट कोई नहीं देगा। लेकिन अगर डॉलर बहुत यानी कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो कम हो जाती है, इसके अलावा महंगाई भी कम हो जाती है, तो सारी बात है अगली दफ़ा लोग फिर से वोट देंगे। तो यही चीज़ होती है कि अगर आपको पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए तो नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको करनी चाहिए। तो इसी तरह जो जापान के लीडर्स थे उनमें ये एक जज्बा, ये एक सेंस पैदा हुई कि अगर हमने पावर में रहना है, अगर हमने इसको मेंटेन रखना है, जो कि रैशनल चॉइस थ्योरी के मुताबिक एक सेल्फ इंटरेस्ट होता है किसी भी पॉलिटिशियन का, तो उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। लिहाजा उन्होंने ख़ुद को पावर में रखने के लिए जापान के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ताकि वो एक लंबे अरसे तक जापान पर अपना जो पॉलिटिकल रूल है उसको मेंटेन रख सकें, और यही वो वजह बनी कि जापान ऑटोमेटिकली तरक्की कर गया। इसके अलावा ये ऊपर वाले पॉइंट को थोड़ा डिटेल से कि थ्रेट फ्रॉम वेस्ट, एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट इंपीरियलिज्म, ये मैंने बता दिया कि यही जो जापान के लीडर्स थे उन्होंने फेस किया कि अगर बरतानिया इंडिया तक आ गया तो जापान तक भी आ सकता है। इसके अलावा शोगुनेट, ये बेसिकली जापान में उस वक्त जो आर्मी पावर थी ये थी, तो फोर्स टू साइन अनइक्वल ट्रीटाइज, साइन ऑफ वीकनेस। अब इसका क्या मतलब है कि 1853 में मैथ्यू सी पेरी, ट्रेड लिंक, रेडी टू यूज़ फोर्स। मैथ्यू सी पेरी बेसिकली अमेरिका से आया था जापान में, किसके लिए? ट्रेड लिंक कायम करने के लिए, और ये बेसिकली जापान में आया तो कुछ शराइत लेके आया कि इन्हीं शराइत की बुनियाद पर हमने ट्रेड करनी है, और इसको पीछे से अमेरिका की तरफ से ये अलाउड था कि अगर जापान इनकी बातें ना माने तो ये फ़ोर्स का इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। यानी उस वक्त चूँकि अमेरिका की मिलिट्री पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो इसको अलाउड था कि अगर वो जापान हमारी शर्तें नहीं मानता तो आप फ़ोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो जब ये अपनी शराइत लेके आया तो ये जो शोगुनेट थे इनको ये मानना पड़ी, ठीक है, फोर्स टू साइन अनइक्वल ट्रीटाइज, जो कि जापान की वीकनेस का साइन था। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो जापान के लीडर्स थे उन्होंने इस बात को भांप लिया, ठीक है, कि अगर हमने अपने आप का दिफा करना है, अगर हमने ख़ुद को बचाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जब ये किसी भी कंट्री में होता है तो वो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो जाती है, इकोनॉमिकली तरक्की करना शुरू कर देती है। मैं जी अंडरस्टैंड रिलेशन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मिलिट्री पावर, कि अगर आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगी, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बेटर होंगी, इकोनॉमिक कंडीशन बेटर होंगी तो ऑटोमेटिकली जो आपकी मिलिट्री पावर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक उनका, या आप ये कह लें, स्लोगन लिखा हुआ है कि फुकु कुकु क्यों हई। इसका क्या मतलब है कि अनरिच द नेशन स्ट्रेंथन द मिलिट्री, कि जितनी ज़्यादा आपकी कंट्री अनरिच होगी, अमीर होगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो मिलिट्री है वो स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये वो चीज़ें थी कि बेसिकली जो जापान के लीडर्स थे उनमें एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन थी कि अगर हमने अपने कंट्री के लिए काम ना किया तो हम फिर कॉलोनी बन जाएंगे, और कॉलोनी यानी ग़ुलाम बनने से बेहतर है कि हम खुद अपने लोगों पर हुक्मरानी करें और उनके लिए काम करें। और यही काम इन्होंने किया। सन 1800 से इन्होंने काम शुरू कर दिए और ऐसे ऐसे काम किए जो शायद हम आज भी नहीं कर सके। तो ज़ाहिर बात है ये सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया कि जापान एक स्ट्रॉन्ग पावर के तौर पर उभरे, ठीक है। और हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार 2 तक जापान एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर भी था, और अगर अमेरिका जापान पर एटम बम ना गिराता तो मैं भी जापान पता नहीं आज क्या कर गया होता। इसके बारे में भी बड़ी थ्योरीज पाई जाती हैं, बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इसको यहीं तक रखते हैं। तो इसको आगे हम देखते हैं। तो इसके बाद आफ्टर वार, यानी ये तो वो सारी चीज़ें हैं जो वर्ल्ड वार 2 से पहले की थी, ठीक है, इन्होंने ये सारे काम किए। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या हुआ कि जापान में जो मोनार्की थी उसका ख़त्मा हो गया। इससे पहले ये सारा मेजी इरा ये चल रहा है कि जिसमें जो 5 टेरिटोरियल लॉर्ड्स थे जापान के, वो ये सारा निज़ाम जापान का चला रहे थे। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान ने रियलाइज़ किया कि अब डेमोक्रेसी का दौर है, ठीक है, लिहाजा हमें डेमोक्रेसी की तरफ आना है।
तो वर्ल्ड वार टू के बाद जापान के अंदर डेमोक्रेसी आ गई, मोनार्की का खात्मा हुआ, लेकिन अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर मौजूद है। और पीपीएससी के एग्ज़ाम में एमसीक्यूज़ भी मैंने शायद देखा था एक दफ़ा कि जो दुनिया की सबसे पुरानी मोनार्की है वो जापान की मोनार्की है। तो वर्ल्ड वार टू के बाद मोनार्की आई जापान के अंदर, सॉरी डेमोक्रेसी आ गई, ठीक है। और डेमोक्रेसी आने से तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें री इलेक्शन होने होते हैं, ठीक है। अगर इमरान खान ने दोबारा री इलेक्ट होना है तो इसको कुछ ना कुछ करके, जो भी करके आवाम के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। महंगाई को कम करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर करना पड़ेगी। यानी आवाम के लिए काम नहीं करेगा तो कभी भी इसे दोबारा वोट नहीं मिलेंगे। क्योंकि री इलेक्शन होने हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान बन गया तो सारी ज़िंदगी इसने बने रहना है। तो डेमोक्रेसी का ये एक सबसे बड़ा फीचर है। तो जब वर्ल्ड वार टू के बाद जापान के लीडर्स डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होना शुरू हुए तो उनमें सेल्फ इंटरेस्ट था कि हमने अगर पॉलिटिकल पावर को मेंटेन रखना है तो हमने दोबारा इलेक्शन लड़ने हैं। दोबारा इलेक्शन में तभी विन करेंगे जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे। तो इस तरीके से उनका जो सेल्फ इंटरेस्ट था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बन गया। तो इस तरह जापान ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर दी। इसके अलावा पॉलिटिकल वैक्यूम हुएवर केम सर्व के जारी बात है, वर्ल्ड वार टू से पहले मोनार्की थी। सिर्फ जो 5 टेरिटोरियल लॉर्ड्स थे जिन्हें मेजीरा कहा जाता है वो इसको रूल कर रहे थे। तो यकदम जब मोनार्की ख़त्म हुई तो पहली दफ़ा डेमोक्रेसी में पहली दफ़ा किसी ने लीडर बनना था। यानी मोनार्की ख़त्म हुई और डेमोक्रेसी आई। तो इस दौरान जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम था, इसमें हर बंदे को ये मौका मिल गया कि वो जापान के अंदर पावर में आ सकता है, यानी इलेक्शन लड़के वो पावर में आ सकता है। तो इस तरह जो भी पहली दफ़ा पावर में आया उसके इंटरेस्ट में ये था कि अगर मैंने दूसरी दफ़ा बनना है तो मुझे अवाम के लिए कुछ करना है। तो इस तरह उसने अवाम के लिए कुछ किया। तो ये था एक ओवरऑल वाई जापान इज़ अ रिच कंट्री। और बेसिकली मैंने थोड़ा शॉर्ट करके बताया कि रैशनल चॉइस थ्योरी इस बात को कैसे प्रूव करती है कि जापान रिच कंट्री क्यों है। इसके अलावा कल्चरल पर्सपेक्टिव किस तरह प्रूव करता है कि जापान रिच कंट्री क्यों है, और स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव कैसे प्रूव करता है, इस पर आप मेरी अलग से वीडियोज़ देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का शुक्रिया।